शाम से ही अमडांगा में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यहाँ से शहर करीब 17 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसे एक आधुनिक गांव कहा जा सकता है। अमूल्य गर्म समोसे खाते हुए सामने की ईंट की सड़क पर गिरती बारिश की बूंदों को गौर से देख रहा था। यहाँ की मिठाई की दुकान, इसके समोसे और गुलाब जामुन पूरे अमडांगा में मशहूर हैं। ऐसे बारिश वाले मौसम में इस मिठाई की दुकान पर कई लोग आते हैं, गप्पे मारने और गर्मा गर्म समोसे का स्वाद लेने। आज तो जो बारिश हो रही है, लग नहीं रहा कि कोई आएगा। क्या लगता है आपको बड़ुंदा? बरेन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वह अभी यही सोच रहा था। हरण माइती, जो अब नहीं रहे, बरेन के चाचा थे और बरेन को बहुत मानते थे। मरने से पहले दुकान बरेन को सौंप गए। अरे अमूल्य, तू तो बारिश को लेकर बातें मत ही कर। आज बारिश की वजह से ही मेरी दुकान की बिक्री थोड़ी ठीक चल रही है। तुम लोगों की गपशप के वजह से ही तो मेरा मन खुश रहता है। इंतजार कर, आएंगे, सब आएंगे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बेडुंदा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ तुम्हारे समोसे का स्वाद कुछ बदल सा गया है। बस पूछो मत, मुझे एक नया आदमी रखना पड़ा। मेरा पुराना कारीगर शक्ति गुड़ो, वो 2 हफ्तों से दुकान नहीं आ रहा। इन 2 हफ्तों से मैं खुद ही सब कुछ बना रहा था, लेकिन आज से मजबूरी में नया आदमी रखना ही पड़ा। ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला। इतने सालों से काम कर रहा था शक्ति खुड़ो, अचानक काम छोड़ दिया। कुछ तबीयत तो खराब नहीं? तुमने पता किया? बरेन जवाब देने ही वाला था कि तभी राखो और हरिपद छाता लेकर दुकान के सामने आ खड़े हुए। बारिश और तेज हो गई थी। दूर कहीं बिजली भी कड़की। लो, आ ही गए तुम लोग। अमूल्य तो मानो आंसू बहा रहा था कि तुम लोग आज नहीं आ रहे। चलो बैठो। राखो और हरिपद भी बैठ गए। बरेन की बातों पर उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। बोनिंदा, आज 2 समोसे देना। जो बारिश हो रही है, इसमें गर्मा गर्म समोसे खा लो तो मजा आ जाए। तुम लोग बोलो, उससे पहले ही मैंने 2 समोसे निकाल कर रख दिए थे। ये लो। राखो और हरिपद ने समोसे की प्लेट ले ली। समोसे से भाप निकल रही थी। देखकर ही उनके मुंह में पानी आ गया। कुछ भी कहो बेडुंदा, तुम्हारा पुराना कारीगरी अच्छा था। इस समोसे का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा। शक्ति खुड़ो के हाथों का स्वाद सबसे बढ़िया था। तब तक दोनों एक एक समोसा खा चुके थे। उन्हें भी स्वाद कुछ अलग और अजीब सा लगा। वे दोनों अमूल्य की बात पर थोड़ा सोच में पड़ गए। क्या हुआ बरिंदा? सच में समोसे का स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या बात है? बरेन ने मिठाई की ट्रे को एक ओर सरका दिया और उनकी ओर गंभीरता से देखा। अरे देखना, तुम लोग तो जानता ही है, ये दुकान पर मेरे काका के ज़माने से ही शक्ति खुरो यहाँ काम कर रहा था। आज 2 हफ्ते से वो नहीं आया, इसीलिए मुझे खुद ही सब कुछ संभालना पड़ा। समझा तो? हाँ, तुम्हारे हाथ का समोसे पहले भी खाया है, लेकिन आज का जो है वो तो तुम्हारे हाथ का समोसे से भी बिल्कुल अलग है। अलग तो होगा ही। कल दोपहर एक नया लड़का आया था काम करने के लिए। मैं भी थक गया था तो उसे रख लिया मैंने। बरिंदा, लेकिन ये काम ठीक नहीं किया तुमने। शक्ति खुड़ो का बिना खबर लिए बगैर नया आदमी रख लिया। अरे अगर लोग खुद ही काम छोड़ना चाहता है तो मैं क्या करता। अमूल्य, हरिपद और गांव के बाकी लोग भी इसी जगह जमा होते हैं, जहां रोज शाम को समोसे के साथ गपशप होती थी। ये जगह असल में शक्ति खुरो के हाथ के समोसे की वजह से जानी जाती थी। सब लोग इसी बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी बरेंदा की नजर सड़क की तरफ चली गई। वहां थोड़ी दूर पर एक खंभे के नीचे धीमी रोशनी में कोई आदमी खड़ा था। तेज बारिश के बीच
इतनी दूर से चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे वो देखो, वो तो शक्ति खुरो लग रहा है। देख ना देख। बरिंदा की बात सुनकर सिर्फ अमूल्य ही नहीं बल्कि हरिपद और राखो भी उस दिशा में देखने लगे। तभी अचानक बिजली चमकी और एक पल को उस आदमी का चेहरा थोड़ा सा दिखा, लेकिन साफ पहचान नहीं पाया कोई। क्या वो वाकई शक्ति खुरो था? शक्ति खुरो रहता तो दुकान में आता, वहां पर खड़ा होकर बारिश में क्यों भीगता? शक्ति खुड़ो, ओ शक्ति खुड़ो, शक्ति खुड़ो। उस दिशा से कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी बस वैसे ही बारिश में खड़ा रहा। बारिश और तेज हो रही थी। रुको, मैं नए लड़के को भेजता हूँ, जाकर देख के आएगा कौन है। जीबुंदा, ओ जीबुंदा, जरा बाहर तो आओ। बरिंदा की बात से सब समझ गए कि नया नौकर दुकान के अंदर ही था। क्यों बुलाया मुझे? अरे देखो ना, वो जो लैंप पोस्ट के नीचे एक आदमी खड़ा है, काफ़ी देर से बिना हिले डुले खड़ा है। जाकर देखो तो कौन है, क्या चाहिए उसे। जीवन लैंप पोस्ट की तरफ देखा। वो आदमी देखकर जीवनदा का चेहरा अचानक जैसे सूख गया। उसके चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा था, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, अच्छा, जा रहा हूँ। ओ दादा, अपना छाता दीजिए तो। जीवनदा ने छतरी सिर पर रखी और सीधे उस लैंप पोस्ट के नीचे जा खड़ा हुआ जहां वो आदमी खड़ा था। और तभी रुको, कोई हिलना नहीं। लाइट कहाँ गई मेरी? बरेन ने खटक से 2 मोमबत्तियां जला दी। हल्की रोशनी में वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे रहस्यमयी लगने लगे। बरिंदा, वो लोग कहाँ गए? लैंप पोस्ट के नीचे अब तो कोई नहीं है। सभी ने सड़क के उस पार देखा। सच में कोई नहीं था। चारों तरफ पूरा अंधेरा ही दिख रहा था। वो दोनों तो वही थे ना अभी थोड़ी देर पहले? अब कहाँ गए? मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ। एक कराहने की आवाज झाड़ियों की ओर से आई। सुनकर सब समझ गए कि ये जीवनदा की आवाज है। अरे ये तो जीवनदा की आवाज है। क्या हुआ उसे? क्या पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आदमी कुछ अजीब सा था। तभी उन्होंने देखा कि जीवन झाड़ियों से किसी तरह खुद को घसीटते हुए बाहर निकाल रहा है। वो बुरी तरह घायल था। चारों तुरंत वहां पहुंच गए। जीवनदा, ओ जीवनदा, ये क्या हो गया? वो नया आदमी कौन था? अब क्या करें, उसका पता भी नहीं मालूम। अरे ये समय बात करने का नहीं है, चलो इसे लेकर चलते हैं। लेकिन इसे लेकर जाओगे कहाँ? इतना भारी शरीर है, ऐसे उठाकर ले जाना कोई आसान बात नहीं है। क्लब घर ले चलो, क्लब घर ले चलो। ये सुनकर चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्लब घर ले चलो का नाम सुनते ही बरिंदा थोड़े असहज हो गया। क्लब घर में ले जाकर क्या होगा? अरे वहाँ तो मेरा काका का बेटा विप्लव हर शाम अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ बैठता है। अब ज्यादा सोचो मत, पहले इसे वहां ले चलो, बाद में सोच लेंगे क्या करना है या क्या नहीं। बरिंदा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी मिठाई की दुकान बंद की। बाकियों में से 2 लोग जीवन का शरीर दोनों तरफ से थाम कर उठाने लगे और चारों मिलकर उसे लेकर चल पड़े अमडांगा के क्लब घर की तरफ, जो मिठाई की दुकान से ज्यादा दूर नहीं था। क्लब घर एक छोटा सा कमरा था, लेकिन शाम होते ही विप्लव वहां अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ अड्डा जमाता था। वैसे भी विप्लव का पिता मिठाई की दुकान बरिंदा को किराए पर दे चुका था, इसीलिए विप्लव खुद दुकान के आसपास कम ही दिखता। जैसे ही वे क्लब घर के सामने पहुंचे, देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से
हल्की रोशनी आ रही है। किसी के होने की हल्की सी आहट भी आ रही थी। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, मैं अमूल्य हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लग रहा था जैसे जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। अरे दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहे हो विप्लव? ओ विप्लव, विप्लव भाई दरवाज़ा खोलो ना, मेरे दुकान के आदमी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। जीवन की बात सुनकर दरवाजा झटके से खुला। अरे वरुंदा, आप यहाँ क्यों? ये आदमी कौन है? अरे देखो ना, यही वो आदमी जिसे मैंने उस दिन काम पर रखा था, और आज अचानक जीवन के साथ ये क्या हो गया? जीवन को क्या हुआ? ले आओ उसे, अंदर ले आओ। जीवन की यह हालत देखकर विप्लव के चेहरे पर थोड़ी सहानुभूति दिखी, लेकिन जो दृश्य था वो अजीब और भारी था। उन्होंने जीवन को कमरे के एक कोने में लिटा दिया। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में चारों तरफ एक अजीब भारी साया सा बना हुआ था। सबके चेहरे चुप, गंभीर और डरे हुए लग रहे थे। विप्लव के साथ उसके दो दोस्त वहां मौजूद थे, और कोई तीसरा बाहरी आदमी उस समय क्लब घर में नहीं था। जीवन का ये हालत किसने की? क्या किया तुमने इनके साथ? तू इस आदमी को जानता कैसे है? ये तो बस कुछ दिन से मेरे दुकान में काम कर रहा था, और तू तो इन दिनों दुकान पर आया भी नहीं है, फिर कैसे जानता है इसे? ना नहीं, मेरा मतलब मैंने बस कुछ बार उसे हाट में देखा था। जानता तो हूँ, लेकिन ठीक से नहीं। झूठ बोल रहा है तू। तूने हम सबको देखकर दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जैसे ही जीवन की बात सुनी तुरंत खोल दिया। इसमें कुछ गड़बड़ है ना? विप्लव अमूल्य की आवाज सुनकर घबरा गया। उसके चेहरे की सख्ती नशे के बावजूद साफ झलक रही थी। अमरडांगा के लोग जानते थे कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। इसका चेहरा अक्सर शैतानी हाव भाव लिए रहता है। पहले बता, इस आदमी की ये हालत किसने की? पहले तू बता, तू उसे जानता कैसे है? जो आदमी 1-2 दिन ही दुकान पर आया, उसे तू कैसे जानता है? विप्लव की नजर अब राखों पर गई। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। कमरे की धुंधली लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा डरावना दिख रहा था। तू जानता है उस आदमी को? बता, कैसे जानता है? बोल, वरना मैं तू देख लेना, बताना ही होगा तेरे को। हाँ, मैं जानता तो हूँ जीवन को, ये सच है, लेकिन तुम लोग इसके बारे में जितना जानते हो उससे कहीं ज़्यादा कुछ है। मतलब तू कैसे जानता है उसे? मुझे तेरे ऊपर शक हो रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ, काका ने जब मुझे दुकान लिख कर दी थी तब तू खुश नहीं था। हाँ वरुंदा, आप सही कह रहे हो। आपके दुकान में इतने दिनों से बहुत से लोग आए, लेकिन सोक्ती खुड़ो जब अचानक गायब हुआ, उसके बाद ये जीवन कहाँ से धमका? तभी विप्लव के दोनों दोस्त झपट कर उठ खड़े हुए। दोनों की आंखों में नफरत थी। एक के हाथ में लकड़ी का डंडा था। तुम लोग करना क्या चाहते हो? चुप, अभी मजा चखाता हूँ, रुक। तभी अचानक लालटेन झपक कर बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। सब जैसे चुपचाप हो गए। कमरे का माहौल स्थिर हो गया। तभी जमीन पर कुछ सरसराहट हुई, जैसे कोई चीज फिसलती हुई एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही हो। ए बाप रे, कौन है? बटा, जल्दी माचिस जला। पोटा नाम का आदमी जल्दी से एक माचिस की तीली जलाता है। कमरे की हल्की रोशनी में सबका चेहरा चमक उठता है, लेकिन तभी अचानक कोई चीज छलांग लगाकर पोटा को खींच ले गया। जैसे ही माचिस की तीली बुझी, कमरा फिर एक बार गहरे अंधेरे में डूब गया। अरे ये कौन रे? क्या हो रहा है ये? फिर एक बार कोई माचिस जलाने की कोशिश करता है। इस बार अमूल्य जलाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? बोल विप्लव, क्या हो रहा है यहाँ पे?
चुप, एकदम चुप। ये सारा झमेला तो तुम लोगों ने शुरू किया था, जीवन को लाकर। विप्लव कुछ कहने ही वाला था, उसकी नजर पीछे की तरफ गई। वह हैरान रह गया। सबने देखा कि पोटा का शव गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी हुई, आंखें फटी हुई, शरीर अजीब तरह से मरोड़ा हुआ। और तभी फिर से अंधेरा छा गया। माचिस बुझ गई, हर तरफ सन्नाटा। ये किसने किया? चुप कर हरामजादे, ये सब तेरे जीवन का ही काम है। वो कोई जल्दी लालटेन जलाओ। राखो किसी तरह लालटेन जलाता है। कमरे में थोड़ा उजाला फैलता है, लेकिन देखा गया कि जीवन का शव जहां पहले रखा गया था वहां अब कुछ नहीं था। जगह खाली थी, सबके चेहरे सफेद हो चुके थे। तभी अचानक विप्लव के सिर के ठीक ऊपर से एक चेहरा झुकता है। उसकी आंखें लाल और उनमें आग जल रही थी। चेहरा जीवन का ही था। अरे हरामजादे, तूने ही तो ये सब किया है ना? तभी ऊपर से जीवन का शरीर कीचड़ जैसे नीचे आकर गिरता है। अब उसमें कोई प्राण बाकी नहीं था। उसके मुंह से एक गरगराती हुई आवाज के साथ काला धुआं बाहर निकलने लगा और वो धुआं धीरे धीरे आकार लेकर एक इंसानी शरीर बन गया। वो कोई और नहीं बल्कि शक्तिखुरों की आत्मा थी। उसकी दोनों आंखें तेज जल रही थी। अरे बरेन बाबू, मैं तुम्हारे उस गुंडा भाई को भी जानता हूँ। उसने मुझे बहुत पैसों का लालच दिया था और कहा था कि तुम्हारी दुकान की मिठाइयों में जहर मिलाऊं। मैंने उसके बाप का नमक खाया है बरेन बाबू, इसलिए तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। वही विप्लव, वही नीच जीवन मुझे वहीं पर मार डाले। ना ना ना, ना नहीं नहीं। और उसके बाद इस हरामजादे जीवन ने तुम्हारी दुकान में काम मांगा और तूने उसे रख भी लिया। मेरुंदा सुनो, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे बाबा ने दुकान तुम्हारे नाम कर दी थी और मैं मजबूरन अपनी एकमात्र जमीन छोड़ चुका था। और क्या करता मैं? जो किया अच्छा किया। तू जो भी कर ले, किसी मासूम आदमी को मारने का हक तुझे नहीं है। बिना एक शब्द बोले विप्लव ने जेब से एक चाकू निकाला और बोला, मेरे बाप की दुकान, मेरी इज्जत, मेरा हक है। अब तुझे भी खत्म करता हूँ। लेकिन तभी तूफान की तरह शक्तिखुरों की आत्मा हवा में उठी और विप्लव को पकड़कर एक बार उस दीवार पर, फिर दूसरी दीवार पर पटका और उसे खिड़की पर टांग दिया। उसका चेहरा और सिर फट चुका था, खून की धारा बह रही थी। देखकर ही पता चल रहा था उसकी मौत हो चुकी है। बहन बाबू, तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ फेंक दो। उस जीवन ने हर रोज उसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया है। विप्लव को मैं चाहता तो उसी पल खत्म कर देता, लेकिन तुम्हारे सामने उसे सजा दी ताकि तुम सच्चाई जान सको, वरना जिंदगी भर अंधेरे में भटकते रहते। ये कहकर शक्तिखुरों की आत्मा हवा में गायब हो गई। बाकी सब बस दरवाजे पर जड़ होकर खड़े रह गए। पता ही नहीं चला वो कब आया, कब गया, क्या हो गया। तो हमारे प्यारे जनता, अकल्प एनिमेशन की आज की कहानी यहीं खत्म होती है। और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।